नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के मुन्ना चक एरिया में। और एक यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध डोमिनेंट व्यक्ति हैं जो आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। जेपी लोहिया के समकक्ष की तरह इन्होंने काम किया है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पे इन्होंने काम किया है। सामाजिक सरोकार बहुत तरीके के होते हैं, अपने अपने सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, बहुत सारी समस्या हैं। तो सभी समस्याओं को टच करते हुए कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिसे इन्होंने अपने स्तर से सुधारने का या उसको सुधरने की प्रयास करने का जो है सो कोशिश किया है। और उस प्रयासों में ये कहाँ तक सफल रहे हैं और कहाँ तक इन्हें सफलता मिली है, ये सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। और मिलते हैं उनसे। तो हमारे साथ जो अतिथि हैं उनका नाम है अक्षय कुमार जी। तो अक्षय कुमार जी ने बहुत राइटर भी है, बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिख रखी है और पढ़ते भी हैं, अध्ययन अध्यापन भी करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी किताबों का श्रेणी जो है सो कि कैसे सजा कर रखे हैं, कैसे किताबों से अध्ययन करते हैं और फिर अध्ययन का इम्प्लीमेंटेशन समाज को सुधारने में कैसे करते हैं। इन सब मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूँ अपने अतिथि से, अक्षय कुमार जी से। वो किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं और किस किस तरह से इसमें प्रवेश उन्होंने किया, पहले वो क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं और क्या करने की अभी तक उनको अभिलाषा है। इन सब संदर्भों में उनसे बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं अक्षय कुमार जी से। ये हमारे बारे में तो बताया ही। मुख्य तौर पर हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम जब बड़ी मीटिंगों में कभी भी हमको जो अवसर मिलता है, तो हमको लोग जब कहते हैं कि अक्षय जी ये परिचय कराते हैं, तो हम बहुत कई बार तो लोगों ने बहुत ऐतराज भी किया। हम जब कहते हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम सोशल वर्कर हैं। लोग कहते हैं आप ही क्या कह रहे हैं? हम कहे कि से चूँकि आज के दिन में जब हम बात करते हैं, तब हमको लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट होने के लिए जेएनयू में पढ़ना ज़रूरी है, डीयू में पढ़ना ज़रूरी है, दिल्ली कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास कहीं बड़े संस्थान में। और हम तो एक सामान्य हमारी पढ़ाई हुई है, जो औपचारिक पढ़ाइयाँ हैं वो एमए तक समाजशास्त्र से हमने वो किया, पढ़ाई की है। और उसके बाद से लगातार हम लोग जो सामाजिक सुधार के लिए जो बदलाव के मसले हैं, उससे जुड़कर काम करते रहे। उससे जुड़ने के क्रम में हम लोग साइंस फॉर सोसाइटी बिहार में, जिसके वो स्वर्गीय एसपी वर्मा थे, हम लोग उनके साथ जब किए, लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना जागरण का काम किए थे। उसी दौर में भारत जन विज्ञान जत्था एक एक राष्ट्रीय नेटवर्क रहा है। और उस नेटवर्क के माध्यम से जब यशपाल जी के साथ काम कर रहे थे, प्रोफेसर यशपाल आते हैं अमेरिका से और जब काम शुरू करते हैं, तब उनके साथ मिलकर हम लोग एक अवधारणा विकसित किए थे उस जमाने में, लोकशाला करके। शिक्षा की वैकल्पिक दृष्टि की बात हम लोग 2000 में, 2001 2001 से पहले, 2000 को लगता है कि 97-98 में उसकी अवधारणा हम लोग का उसका एक फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क के तहत जब जहानाबाद में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलन बहुत चरम ये पर था, वैसे समय में लोकशाला के क्षेत्रीय प्रयोगशाला के तौर पर हम लोग वहाँ 2 प्रखंडों में, करपी और कुर्था जहानाबाद का था, जो अब बँट कर के हम तो अब अरवल जिला में आ गए हैं। तो वो काम करते हुए फिर दलितों के सवाल को, इश्यू को लेकर के और सामाजिक सुधार में बदलाव की जो राजनीति है, उसको लेते हुए, जूझते हुए अभी तक हम लोग जब यहाँ आए हैं। 2 साल पहले अभी वाम दलों की जो राजनीतिक जड़ता है, वो एक पुस्तकाकार के द्वारा प्रकाशित हुई। सबसे पहले शिक्षा की मुक्ति ग्रंथ शिल्पी वालों ने, तो वो काफ़ी अभी भी उसकी मांग है, या वो सब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है किताबें। शिक्षा की मुक्ति की जब बात हम कर रहे थे, उसके जब एक्सपीरियंस हो रहे थे कि अच्छा अक्षय जी, शिक्षा की भी मुक्ति की ज़रूरत है। जब ये सवाल शिक्षण संस्थानों में, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय के जब प्राध्यापक करते थे, उससे सीखते हुए हमको लगा कि फिर शिक्षा और सामाजिक चेतना की जब हमारे दिमाग में बात आई, और इन सवालों को जब हम एड्रेस कर रहे थे, जब बातचीत करते थे,
फिर लोग सवाल हमसे करने लगे, अच्छा ये तो आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन इनका समाधान क्या हो सकता है? तब उसी दौर में शिक्षा का सामाजिकरण का जो मसला है, ये जो सारे सवाल हैं, अंततः अगर जब तक सामाजिक मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक जो राजनीति है, उसके अंदर जन दबाव नहीं बन सकता है और जन दबाव नहीं बनेगा, तब वह राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है। इसको लेकर के हम लोग यहाँ अभी तक सक्रिय हैं। अभी उम्र भी बहुत हो गया, 75 साल हो गया है, अभी हम प्रोस्टेट कैंसर से चूँकि ग्रसित हैं, इलाज चल रहा है। अभी हम लेकिन स्वस्थ हैं और लोगों के साथ वो उस तेवर में और उतना समय नहीं दे पाते हैं, बहुत दूर गाँव में जाना, बहुत फिजिकल ये चूँकि हार्मोन थेरेपी का जो हमारा चा 2.5 सालों से जो चल रहा है, लेकिन तब भी हमारी रुचि का ये चीज़ है और हम काम करते रहे हैं, यही अभी तक। बीच में आपको रोकते हुए हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जब आप इस तरह का काम शुरू किए, इस आंदोलनों से संबंधित या समाज में सुधारों से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं पे, अनेक बातों पे, तो जब आप काम शुरू किए थे, उस समय आपको क्या कठिनाई आ रही थी और उसको आप किस तरह से निराकरण करते थे? और अभी की क्या कठिनाइयाँ आपको उस काम के संदर्भ में और इसका क्या निराकरण है? ये आपका सवाल तो बहुत कठिन भी है, आज के दिन में तो और कठिन जटिल है, लेकिन हमारे जैसे आदमी जो हम पहले कहे कि कार्यकर्ता के रूप में हम थे और आज भी हैं। जब हम एक घटना केवल आपको कि जब हम लोग लोकशाला के क्षेत्रीय प्रयोगशाला के जो के काम है उसको स्वेच्छा से स्वीकार किए थे। वो कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था और जब हम स्वीकार किए राष्ट्रीय स्तर पर, तब उसके बाद जब वो जहानाबाद आने के बाद हम पटना में नहीं गाँव में रहते थे, जहानाबाद के गाँव हमारा जुमाठी है। हम जब प्रोफ़ेसर अनिल सदगोपाल को जब हम टेलीफ़ोनिक जब हम संपर्क करते हैं, कहते हैं कि सर से हम लोग अब आगे क्या करें? प्रयोगशाला के काम कैसे शुरू किया जाए? कहाँ से शुरू किया जाए? किसके साथ शुरू किया जाए? तब वो सीधा-सीधी जवाब देते हैं, अक्षय जी, मीटिंग में तो ये बातें तय नहीं हुई थी कि कोई किसी को दिशा निर्देश देगा, कोई कार्यक्रम बताएगा। से तो आपने अपने स्वेच्छा से कहा कि हम इस प्रयोग को अपने क्षेत्र में शुरू करेंगे, इसलिए हमारे पास कोई आपके क्षेत्र का काम है, आप उसको स्वीकार किए हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह बात जब हो ही रही थी, हम कहे कि से अनिल भाई से हम तो बहुत आज हम जो फ़ील अब कर रहे हैं कि हम कहाँ फँस गए, किस स्थिति में फँस गए। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं, उस सवाल का जो जवाब है, उसके उस दिशा में अगर कोई दृष्टि और कोई रोशनी फुट निकलेगी तो यहीं से कि उस जब हम ये बात कह रहे थे, कहे कि हम और वो साफ इनकार कर गए और कहे कि हम केवल सहयोगी की भूमिका में होंगे, क्या काम करेंगे, किसके साथ करेंगे, उसका निर्धारण की पूरी जवाबदेही आपको है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम जब फिर उनको फ़ोन करते हैं कि हमारे गाँव के जो बेरोज़गार लड़के कुछ पढ़ लिख कर के पटना से आए हैं, घर बैठे हैं। हमको लगता है कि क्या गाँव के का शिक्षा का इतिहास लिखा जा सकता है, तो लोग चूँकि सहमति लोगों ने प्रदान की है कि हाँ, हम लोग काम करेंगे, इसमें आपको सहयोग करेंगे। हम इस पर आपकी क्या राय है? हम अनिल सदगोपाल से जब पूछ रहे थे, तब वो बहुत उत्साहित हमको टेलीफ़ोनिक हमको लगा कि इसे देखिए अक्षय जी, आप पहले सवाल कर रहे थे कि क्या करें? अभी आप बता रहे हैं कि गाँव का शिक्षा का इतिहास क्या लिखना उचित होगा, तब हमको लगता है कि आप भी हमको 2 दिन का समय दीजिए और हम लोग 2 दिन बाद जब बात करेंगे, तब इसकी पर हम लोग एक इसका कंक्रीट ठोस स्वरूप तैयार कर सकते हैं। 2 दिन के बाद जब हमारी फिर बातचीत हुई, कहे कि अगर हम गाँव का शिक्षा का इतिहास की जो आप चर्चा कर रहे हैं, क्या हम स्थानीय इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? चूँकि उसके आयाम व्यापक होंगे गाँव के शिक्षा का इतिहास से और उसके बाद आपकी जो योजना होगी शिक्षाई कार्यक्रम की जो शैक्षिक जो मसले होंगे, उसको देखने समझने के स्थानीय जो दृष्टि होंगे, हमको लगता है कि वो ज़्यादा विकसित होगी। हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। इस तरह से जो हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर
जो लोगों की जरूरत है और जिनसे लोगों की जब जरूरत होती है और जो उसकी आवश्यकता जब महसूस करते हैं, उनके साथ जुड़ करके जब हम कोई कार्य योजना बनाते हैं और उसको जब व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं, तब जो काम के अनुभव होते हैं, हम जब काम करते हैं उस काम के अनुभव ये हम लोगों ने सीखा है। उस पूरी प्रक्रिया से एक हमारी सीख है कि जैसे ही आप काम करते हैं, इस तरह के रचनात्मक जैविकीय उसका गुण होना चाहिए। वह केवल और केवल तकनीकी नहीं, वह प्रायोजित भी नहीं चीजें होनी चाहिए। वह नीचे से जमीनी स्तर से जब उभरी हुई कोई सोच और समझ होता है और उसको जब हम व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं, तब जो ताकत मिलती है, वह ताकत को तब बाहर से सहयोग करने वाले लोगों की कमी नहीं रह जाती है और लोग आते हैं, चाहे वह बौद्धिक सहयोग हो या किसी तरह के जनसमूह का सरोकार का मामला हो, और आपकी विश्वसनीयता भी तब कायम होती है। इन्हीं को लेकर के हम जब आगे बढ़ते रहे हैं, तब हमको लगता है कि अब शिक्षा को लेकर के जन आंदोलन विकसित करना, हम अभी आप पूछ सकते हैं, उस समय भी लोग हमसे पूछते थे खास करके जब हम दिल्ली प्रायः जाते थे, तो कहते थे अच्छा जी, जहानाबाद तो आंदोलन का क्षेत्र है, आप शिक्षा को जन आंदोलन नहीं बनाना चाहते हैं? ये उसका एक दूसरा संदर्भ है। जब वो लोग कहते थे और उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे, तब एक मीटिंग में, जिस मीटिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, जामिया के थे, जेएनयू के थे, हम जब बोल रहे थे, हमारे बोलने के बाद वो लोग सवाल करते हैं अनिल जी से, अनिल सतगोपाल से, कि अनिल भाई, अक्षय जी अभी जो बात कह रहे थे, इसका हिंदी रूपांतरण कर दीजिए। अब समझिए कि हम तो, हिंदी भी हमारी ठीक नहीं है, हम हिंदी जानते ही नहीं है ठीक से, जो शास्त्रीय हिंदी, हम उस ये से कह रहे हैं कि शास्त्रीय हिंदी की क्षमता हमारी नहीं है और हम हिंदी ही बोल सकते हैं केवल। और वहां हमारे जब बोलने के बाद दिल्ली विश्व, सारे जो दिल्ली के विशिष्ट प्रोफेसर लोग थे, वो कहते हैं कि इनका हिंदी कर दीजिए। अनिल जी को भी बहुत खराब लगा, अनिल सतगोपाल को, और वो काफी आवेश में उन लोगों को जिस तरह से एड्रेस किए, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वो कहे कि आप लोगों को, जो दिल्ली के वरीय प्राध्यापक हैं, एक बिहार के गांव से आया हुआ नौजवान, वह सुन रहा है आपको, और यह लगता है कि आप लोगों को यह मैसेज लेकर जाएंगे कि दिल्ली के प्रोफेसरों की समझदारी का स्तर क्या है, कि जो आदमी हिंदी में बोल रहा है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं कि किस बात को, उनकी किस बात को आप नहीं समझे या और स्पष्ट करना चाहते हैं। दिल्ली, जब वो प्रोफेसर अनिल सतगोपाल ये बात उन लोगों को बता रहे थे, उसी में हमसे पूछते हैं, क्या अक्षय जी, आप चेंज विमर्श में बदलाव चाहते हैं? आप जो काम करते हैं, कर रहे हैं, लोगों के लिए जन सरोकार के काम, और उस जन सरोकार के काम से जन आंदोलन का जो स्वरूप देना उसको चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो छटपटाहट और पीड़ा है कि वह जन संवाद का विषय बने, उसके लिए जो अभी वहां के लोगों के बीच में जो संवाद का विषय है, उसको आप बदलना चाहते हैं। और ये कहते हुए वो कहते हैं कि क्या यह चेंज इन डिस्कोर्स का मामला है अक्षय जी? वो जैसे ही जब चेंज इन डिस्कोर्स बोलते हैं, हम क्या आपको बताएं, हमारे सामने लगा कि जैसे बुद्ध को ज्ञान का दर्शन हुआ होगा, उसी तरह से हमको लगा कि अच्छा, सामाजिक काम, सुधार, बदलाव, ये सब कामों के लिए संवाद, संवाद का प्रसंग, उसके विषय, और वह विषय क्या होगा, उसमें फिर बदलाव के जो मसले हैं, वो सब चीजें हमको तुरंत दिखने लगा, बिजली के तरह कौंध गया। और उसके बाद से आज जब आप पूछ रहे हैं, उस समय तक हम ये बात जब लोगों को कहते हैं कि अभी जो विकास की अवधारणा और विकास की जो बातें हो रही, क्या यह विषय जन सरोकार का है या प्रायोजित विकास योजना है? आपको भी इस संदर्भ में हम एक बार रोकना चाहेंगे, या आप जो कहे कि जो विकास की बात है या उस समय की तत्कालीन जो परिणाम, तो अभी जो सरकार है या पूरे देश में जो डोमिनेंट सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो बीजेपी। बीजेपी का ये मानना है कि पिछले 200 सालों में भारत में कोई भी आंदोलन और कोई भी क्रांति नहीं हुई, 200 सालों।
सिर्फ एक आंदोलन हुआ है और वो हुआ है 74 में। और वो दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं, इसलिए इसलिए कहते हैं कि चूंकि उस आंदोलन में वो सम्मिलित थे 74 के मूवमेंट में, लेकिन उससे पहले और उसके बाद के किसी भी आंदोलन में बीजेपी सम्मिलित नहीं थी। तो बीजेपी ये कहती है कि इस राष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो हमारे ही द्वारा हुआ है, और जो कांग्रेस की सरकार थी वो उस समय बहुत बेचैन थी और उन्होंने जो भी निर्णय लिया आपातकाल का वो एकदम गलत था। तो इस संदर्भ में आप अभी के समाज को और उस समय के समाज को कैसे देखते हैं कि अभी की जो सरकार चाह रही है कि ये समाज किस दिशा में मुड़े और हम किस तरह से गवर्नेंस करें, और उसकी उस समय क्या सोच रही होगी कि वो क्या चाह रही थी कि कांग्रेस की सरकार या बाकी जो और सरकार थी वो किस दिशा में मुड़े जिससे कि समाज को फायदा हो सके। तो उस समय का तात्कालिक परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में सरकार के नजरिए से आप क्या देखते हैं? सरकार के नजरिए से तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि दृष्टि हमेशा आप जो काम करते हैं उससे चीजें बनती है। तो सरकार, जो सरकारी लोग हैं, जैसे आपको बहुत बताते हैं कि से जब हम लोकशाला का जब हम लोग काम कर रहे थे, जो वैकल्पिक दृष्टि की बात जब कर रहे थे, तो उस समय जो विद्यालय हैं गांव के, उनका सरकारीकरण हो गया था। और जब सरकारीकरण हुआ था तब हम लोगों का जो शुरू हुआ एक प्रोग्राम कि गांव का स्कूल अपना स्कूल, स्कूल चलें बच्चों के साथ। हम फिर आगे कहते हैं कि अपने लिए अपना नियोजन, जन नियोजन की हम बात वो उस समय कह रहे थे, माने 2000 में कर रहे थे हम लोग। और जब उन चीजों को जब हम लोग कर रहे थे तब इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम यह कह रहे थे कि जब चीजें, माने जब शिक्षण संस्थान हो या कोई भी जो संस्थान, उनका सरकारीकरण टीच के दौर में जब होता है, तो वैसे ही जो सरकारीकरण होता है तो सरकारीकरण की जो पद्धति थी उसके कारण जिनके लिए संस्थाएं बन रही थी वह संस्था और लोग के बीच में विलगाव पैदा होता है। हम उस बात को इसलिए कह रहे हैं कि सरकारीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शास्त्रीय दोष यह है कि वह नौकरशाही पद्धति के फ्रेमवर्क में वह सीमित हो जाती है, और जब सीमित होती है तो उसका पूरा चरित्र संस्थागत हो जाता है। वह अपना मूल चरित्र जिसके लिए बनती और चलती है वह चीजें खत्म हो गई। और इसलिए अब जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी जब विश्वसनीयता खत्म होने लगी, और आज जब देख रहे हैं कि अब कोई भी दल, चाहे वह राज्य की सरकार हो और या केंद्र की सरकार, वह अब इरिलीवेंट हो गया और खुलेआम अब चीजों को पीपीपी मोड की चर्चा ये मनमोहन सिंह के समय से ही चीजें शुरू हुई है वह, लेकिन आज तो अब खुलेआम चीजें हो रही हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाई ऋण का सवाल, अब विद्यार्थियों को ऋण बांटा जा रहा है। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की तो अब चर्चा ही बंद हो गई। आप हमको यहाँ जब समान स्कूल प्रणाली आयोग जब नीतीश जी के समय में बना था, उस आयोग की पहली बैठक के मैं आदमी हूँ। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ जो रिपोर्ट्स आए उस रिपोर्ट्स में हम लोगों की चर्चा कहीं नहीं, लेकिन मैं वह आदमी हूं जो मजबूती के साथ और साक्ष्य के साथ कह रहा हूं कि उसकी पहली बैठक जो हुई जिसमें दुबे जी, अनिल जी और नीतीश जी, जो ये सहवाल गुप्ता के कार्यालय में जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी था, और कैसे आधे घंटे के अंदर समान स्कूल प्रणाली की चर्चा होती है। और यह सहमति थी हम लोगों की, मुचकुंद दुबे, अनिल भाई और हम लोगों के बीच में, इसको लेकर के बिहार में एक शिक्षाई आंदोलन हम लोग चलाएंगे। और वो पूरी तरह से कैसे ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क में चीजें फंस जाती है। अनिल भाई को जब हम कहते हैं कि अनिल भाई आप तो फंस गए, हम लोग, आप नहीं माने हम लोग फंस गए। जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, वह प्रशासकीय जो ढांचे हैं कि अब तो यहाँ कोई शिक्षाई बातचीत होगी नहीं। अब जो शिक्षा और जनता है और जनता के शैक्षिक मसले हैं वो तो बहुत दूर चला जाएगा। अब तो पूरी तरह से ये प्रोफेशनलिज्म का शिकार होगा, जिसमें अब आप आज आप जाइए बड़े बड़े मीटिंगों में और विद्वानों में, स्कूलिंग, अब स्कूलिंग बिना स्किलिंग का, स्किलिंग वोकेशनलाइजेशन, ये क्या क्या टर्म बोलता है। उसी तरह से आप जब हमको कह रहे हैं तो विकास की जो प्रक्रिया है, इस सवाल को कोई
हमको दो जगह है माने स्पॉट जिस पर डॉक्टरों का ये है, एक तो बायोप्सी से आया एक जगह प्रोस्टेट में, दूसरे जगह एक और है। तब डॉक्टर बैठे तो उनको भ्रम में थे कि क्या यह जो इनका प्रभाव है कैंसर का वह बढ़ते हुए यहाँ आया है या यह दूसरा इंडिपेंडेंट कुछ दाग है, और वह जो जहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है बायोप्सी से वह दूसरा भाग है। अंत में डॉक्टर लोग कहते हैं कि लेकिन कैंसर जो है वह उछलता नहीं है, कूदता नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ और कूद करके फिर दूसरे अंग को प्रभावित करता है। से इसलिए वो इंडिपेंडेंट अलग मामला है, ये अलग मामला है। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि विकास की प्रक्रियाएं मानव समाज की आज तक जो प्रकृति जगत में मानव समाज का निर्माण हुआ और मानव समाज जो वहां से जो जहां जिसके पास आग के उपयोग गोल चक्का बनाने के लिए वहां से जो चीजें मानव सभ्यता यहाँ आई है वह छलांग नहीं लगा है, कहीं नहीं छलांग कभी लगता ही नहीं। वह एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक उसका विश्लेषण है कि विकास हमेशा एक क्रमबद्ध कार्रवाई है, संगठित कार्रवाई है। और उस कार्रवाई में कि 200 साल पहले जो विकास हुआ था ना केवल वही था। अब बीच में 74 में हो गया आप कह रहे हैं। हम ऐसा बीजेपी वाले का अच्छा बीजेपी वाले कहते हैं और उनकी सरकार और बीजेपी वाले कहते हैं, उनकी सरकार कहते हैं, और जो बकिए विपक्ष के लोग और जो राजनीति करने वाले और सामाजिक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वही बात जो हम कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया हमेशा क्रमबद्ध होती है। इस बीच में जो दाव पेंच लगा, क्योंकि हमारी मान्यता है कि मनुष्य एकमात्र जीव जगत में एकमात्र प्राणी है जिसकी संवेदना संगठित तौर पर सामाजिक चेतना में रूपांतरित होती है। यही सब खेल है दुनिया जीव जगत का, कि इस खेल में की जो मानवीय संवेदना है, चाहे वह संवेदना नैसर्गिक तौर पर वह बेचारा जो अति दलित है, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, उसके बच्चों में भी समान रूप से जब वह जन्म लेता है तो नैसर्गिक तौर पर जो संवेदना का जो तत्व है, जैविकीय तत्व हमेशा उसी तरह से विद्यमान रहता है जैसे पंडित जी के लड़का को होता है। ये जो उसके रूपांतरण में, उसके जो रेयरिंग में, लालन पालन में जो विषमता होती है, उस विषमता के कारण किसी में वह 5 साल में ठमक जाता है, किसी में 10 साल में होता है और कोई विकसित होते चला जाता है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उसी खेल का उपयोग, शिक्षा उसका एक माध्यम है कि पूरी शिक्षा नीति और कार्यक्रम को कैद कर लिया गया। इसलिए हम शिक्षा की मुक्ति की बात करते हैं। शिक्षा की मुक्ति की जो रचना हमने की है कि यह खेल जो शुरू हुआ कि जो मनुष्य के अंदर संवेदना आधारित चेतना से तार्किक शक्ति का निर्माण होता है, और जब तर्क करता है तब वह सवाल करता है उचित अनुचित, सही गलत का। और इस दाव में हमको लगता है हम इसलिए आपसे हम अभी जो बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, सवाल आपका होगा, आप चाहेंगे कि आप ही के दायरे में हम जवाब दें। हम इसलिए आपको पहले भी कहे कि हम थोड़ा परहेज करते हैं कि हम जब ब्यूरोक्रेटिक कह रहे थे, हम जब संस्थागत कह रहे थे, तो संचार जो माध्यम है इनके ये अछूता रहेंगे थोड़ी है, और जो सवाल जवाब है वह भी प्रभावित होता है कि क्या सवाल बनाया जाए। और इसी दौर में हमारे जैसे जो लोग हैं, जब जिनको काम पर भरोसा नहीं, जो यह काम के अनुभव के जो जैविकीय आयाम हैं कि वह कितना सहयोगी करता है, कैसे वहाँ एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में हम कुछ काम उन लोगों का था, हम जब करने गए थे, हम पूछे कि इसे हम विश्वविद्यालय नहीं समझते। कृष्ण कुमार थे, जाने माने देश के शिक्षाविद, अनिल सदगोपाल, ये सारे लोग थे। आप नहीं जानते? हम कहे कि जी ना, हम तो विश्वविद्यालय कैसे जाने, हम तो न पढ़ा स्कूल के टीचर हैं, न कॉलेज के हैं, हम विश्वविद्यालय। हम तो समझते हैं कि इसे ज्ञान का सृजन का ये केंद्र है, ज्ञान यही बनता है। सब लोग खूब हंस रहे थे। इसे अच्छा आप यही जानते हैं कि ज्ञान यही बनता है? हम कहे कि हाँ, यहाँ खाली ज्ञान ये रहता ही है। और लोग हंस रहे थे। और तब उन लोगों ने कहा, जो परिभाषित किया विश्वविद्यालय और जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, और ज्ञान सृजन की प्रक्रिया, उसके
वितरण के जो आयाम है, हम कह रहे हैं कि तर्क की जो क्षमता है और जो आयाम है उसका भी नियंत्रण हुआ, और उसके अनुसार जो प्रश्नावली बनते हैं और जो उसके जो जवाब बनते हैं, ये संघर्ष है। हम इसको इस रूप में देखते हैं कि तार्किक विमर्श की जो प्रक्रिया है उसका भी कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। और जब हम कहेंगे तो हमको यह आपके सवाल का है कि इसको जो विकास की क्रमबद्ध प्रक्रिया है उसको पहले तो नकारो, खारिज करो। नहीं, तो इसको हम इस संदर्भ में देख सकते हैं, जैसे कभी भी कोई भी जो आंदोलन शुरू होता है, तो आंदोलन का मूल जो रूपरेखा होता है किसी भी समय, तो वो सरकार के विरोध के संदर्भ में होता है पूरे देश में जब कभी भी, और सरकार के विरोध के संदर्भ में होता है, फिर सरकार को हटा दी जाती है या सरकार गिर जाती है, फिर दूसरी सरकार बनती है। तो उस संदर्भ में ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब काम का शुरुआत की और अभी जिस स्तर तक आपका काम पहुंचा है या पहुंचाना आप चाह रहे हैं, तो उसमें सरकार की क्या निगेटिविटी रही है? पहले की सरकार ने आपको क्या सहयोग नहीं किया, या आज की सरकार क्या सहयोग नहीं कर पा रही है? अब बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या फिर बिहार सरकार जो कुछ बोलती है या कहती है वो नहीं करती है आम जनता या जनमानस के? ये पहले तो मैंने बहुत अब सिंपल, अब वो बहुत हाँ, व्याख्या छोटे में। छोटे में हम कह रहे हैं कि एक तो कि जो सरकार है, जब हम लोग उस समय जब काम कर रहे हैं तो उस समय जो सरकार का चरित्र था, आज की सरकार का वह चरित्र अब नहीं है, क्योंकि वह सरकार नहीं, आज के की अंदर सरकार का चरित्र बढ़िया है या खराब है पहले की सरकार से? ना, अब ये पूरी तरह सत्तावादी हो गई है। अच्छा। इसको सत्ता से ज्यादा कोई सरोकार नहीं। अब एक तरफ शिक्षाई कार्यक्रमों के माध्यम से हम जब कह रहे थे कि लोगों के अंदर सवाल खड़ा करने की जो क्षमताएं हैं वो शिक्षा के पूरे आपको देखिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, विश्वविद्यालय की हो, शोध की हो, वो पूरे पाठ्यक्रम और उसकी जो रूपरेखा है उसके माध्यम से थॉट प्रोसेस को नियंत्रित कर लिया है। इसलिए अब सवाल खड़ा करना नहीं, अब वो कैरियरवादी हो गए हैं बहुत से दायरे में। उसी दौर में क्या हो रहा है कि राजनीति में जो सरकारें जिसका चरित्र लोकतांत्रिक था, जब लोकतांत्रिक था तो वो लोग कुछ अपने क्षेत्र के बारे में सोचते थे, कुछ कार्यक्रम चलाते थे, और ऊपर से भी जो प्रायोजित कार्यक्रम था उनका जन सरोकार से कुछ लेना देना था। अब तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जनप्रतिनिधि, जनता और राजनीतिक दल, क्या आप देख लीजिएगा कि उसमें समाज, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक मूल्य कहीं नहीं है। और वह उसका कारण यह है कि यह पूरी तरह से सत्तावादी राजनीति में, और यह एक बैक नहीं गुजरा है, क्योंकि हम यह नहीं कहेंगे, हमको अगर आप पार्टी बनाना चाहेंगे तो हम आपको साफ साफ कहते हैं कि राजनीतिक दलों में जो सरकारें हैं वह 80 के बाद से उनके अंदर 90 और 90 तक, ठीक 90 में ऐसे लालू जी और यहाँ नीतीश जी वाला जो सवाल है, हमारी अपनी अलग हम व्यू रखते हैं। वह 90 के बाद कुछ दिन जब लालू जी राजपाट में रहे, एक आध टर्म के बाद आला कमान की जो राजनीति है वो दिल्ली से विकसित होती है, क्योंकि जो सत्ता की राजनीति है उसका केंद्रीयकरण होता है। जब केंद्रीयकृत हो गया तो आला कमान आ गए। आला कमान जब कुछ दिन प्रैक्टिस में रहे तब सत्ता के लिए केवल चुनावी जीत हार का वह एक लोकतांत्रिक समीकरण। हाँ, बस वहीं से वो चीजें रह गई हैं। और वैसी स्थिति में करीब करीब सबका मान बराबर है। हम आपको आज बता दें, हम 24 के लोकसभा चुनाव में हम लोग एक कोशिश कर रहे थे कि जो चुनाव हो उसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात हो। सरकार तो प्रायोजित कार्यक्रम अनाउंस करती है, वादा, घोषणा, रेवड़ी वितरण, वो सब करते रहती है अपने वोट की गोलबंदी के लिए। क्योंकि अब जमीनी स्तर पर जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको लेकर आंदोलन नहीं हो रहा है, वह भी प्रायोजित हो जा रहा है, जन आंदोलन भी प्रायोजित होता है। तब जब ये चीजें शुरू हुई थी वैसे समय में कहीं से भी कंपटीशन हो गया, कौन कितना वादा करता है और घोषणा करता है। अब देखेंगे आप लोग तो रोज उससे रूबरू हो रहे हैं। वैसे समय में हम लोगों को लगा कि अब एकमात्र विकल्प है उस पटरी से जो सत्ता की राजनीति है उससे अलग जन सरोकार की राजनीति पर लाया जाए, तभी लोकतंत्र फिर से उनका पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तब हम लोग
न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। उस समय भी चुनाव में सारे लेफ्ट और जो दल थे, कांग्रेस को भी हम लोग मेल-उल से, क्योंकि साधनों का भी अभाव है, सब कुछ का ये है, तो हम लोग उस समय भी दिए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी पिछले 3 महीना से हम लोग कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, मिलता है। तो एक चुनावी चर्चा की बात हुई है, तो इसमें हम आपको रोकना चाहेंगे और समय भी थोड़ा कम है, चूँकि उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अभी बिहार में 4-5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। तो उस चुनाव के परिदृश्य में आप एक तो सरकार को कैसे देखते हैं? या उसे किस तरह कटघरे में खड़े करते हैं या उसे बाहर रखते हैं? और यहाँ का जो सामाजिककरण है, राजनीतिक सामाजिकरण जो है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ की जनता को आगे क्या फ़ायदा होने वाला है? या फिर पहले की तरह ही उनको साथ सिर्फ़ वादा और छलावा होगा? इस संदर्भ में आप न ये तो हम उसी संदर्भ में वो कह रहे थे कि अगर जनता के नज़रिए से जब हम देखते हैं, तब न्यूनतम साझा कार्यक्रम की घोषणा के बगैर जनपक्षी कोई अब उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके प्रमाण हैं कि क्या जो शिक्षा नीति चल रही है और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यही अगर चलेगा, तब जो साधनहीन लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, पासमानदाओं में उनको कौन सी शिक्षा मिलेगी? अब तो जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके बच्चों के लिए कोचिंग में पढ़ावेंगे कि स्कूल में पढ़ावेंगे, अटेंडिंग स्कूल और नॉन अटेंडिंग स्कूल। अब तो ये नौबत आ गई है, इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में साफ घोषणा करो कि कौन सी शिक्षा नीति जो चल रही है, वह कौन से स्वास्थ्य नीति, रोजगार के कौन से ये होंगे। रोजगार की बात सब करता है, लेकिन कौन सा रोजगार? ये ठेका वाला, ये उपबंध वाला रोजगार कि अस्थायी रोजगार जिसके सम्मानजनक सेवा शर्त भी हो। इस तरह से हम लोग 15 सूत्री एक बनाए थे। हम उस नजरिए से जब देखते हैं, तो आज एक पहलू यह हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी के एजेंडा में वह नहीं। दूसरा जो आपका जवाब हम 2 मिनट में कह रहे हैं कि जो यहाँ बिहार की जो धरती है, यह सामाजिक न्याय के आंदोलन की धरती है और वामपंथियों की भी धरती है। यह केवल और केवल सोशलिस्टों की नहीं है। वह ज्यादा प्रभाव यहाँ वामपंथियों, बास्केट का पर्चा का सवाल कौन लड़ा, जमीन जो भूमि हदबंदी से जास्ती जमीन का सवाल कौन लड़ा, न्यूनतम मजदूरी का सवाल किसने लड़ा, मान सम्मान की लड़ाई किसके ये में लड़ा और उसके प्रभाव और उसके दबाव में जो चीजें बनी हैं। लेकिन वामपंथी आंदोलन की जो सीमाएं थी, वह भी सत्तावादी जो राजनीति में जब से वो प्रभावित हुए, अब इनको पता ही नहीं चल रहा है कि शिक्षा का एजेंडा कैसे बनाया जाए, स्वास्थ्य, जन सरोकार के जो स्वास्थ्य नीतियां होंगी उसको कैसे एड्रेस करें, रोजगार के कहाँ से सृजन होगा और कैसे होगा। ये इस तरह के जो मसले हैं, राजनीतिक मसले हैं। अब कहा कि शिक्षा राजनीतिक मसला नहीं है, वो भी मान लेता है। स्वास्थ्य का ये वो राजनीतिक मसला नहीं है, रोजगार अरे ये सब जो राजनीतिक मसले हैं, उसका और राजनीतिकरण हुआ। उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नीतीश बाबू हो या बाद के 90-95 के बाद के लालू जी हो। लेकिन इसके बाद भी जो जातीय जो राजनीति यहाँ की होती है, उस राजनीति में जो समीकरण और समझौते होते हैं जातीय आधार पर, उसमें सामाजिककरण की का स्टेक है, माने उस महत्व है, अहमियत है। उस अहमियत को तोड़ने के लिए नीतीश बाबू जब करते हैं दलित, महादलित, उसके अनुभव उनको भी है और लोगों को है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके जो अनुभव हैं। इसी तरह से जब इस सब को आप देखिएगा बिहार के संदर्भ में, तब बहुत दिनों तक जो गोलबंदी हुई, नीतीश बाबू जब राजपाट में आए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय वो मास लीडर थे? नहीं थे। वह तिकड़म से करके लालू जी के साथ रहते थे, कभी भूरा बाल साफ करवाओ, क्या क्या लालू भाई बोलोगे, ये सब अपना बेचारे पर्दे के पीछे बोलते थे। और जो राजनीतिक संकट जो गहराता जा रहा था, उस संकट के परिणाम स्वरूप वो आते हैं। लेकिन आदमी तो इतनी समझदारी थी कि मास लीडर बनने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। उसी में समान स्कूल प्रणाली जो हम आपको चर्चा कर रहे थे, हम उन लोगों को कहे कि आदमी के अंदर वही क्षण था
कि जब मुख्यमंत्री हुए थे और वो लोग आए हमसे पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार से कौन सी बात किया जा सकता है, क्या शिक्षा पर बात की जा सकती है। हम कहे कि तो छटपट में ना है आदमी मास लीडर बनने की, तो समान स्कूल प्रणाली है, वो तो झुनझुना मिल सकता है मास लीडर बनने के लिए। इसी तरह से आप देखिएगा कि दलितों पिछड़ों के बीच में और थोड़ा थोड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन वो सारी चीजें अनौपचारिक इनफॉर्मलाइजेशन और पॉलिटिक्स का सवाल था। जो फॉर्मल डेवलपमेंट्स के जो प्रोग्राम्स थे उसको पूरी तरह से, अगर पूरे हिंदुस्तान में अराजनीतिकरण और अनौपचारिक का कोई सबसे सटीक और बढ़िया नेता रहा है, उसी का नाम नीतीश कुमार। और उसके कारण जो जन असंतोष, जब अनौपचारिकरण होगा तब आप कितने दिनों तक उसको, जो जिसको नौकरी मिल जाती है ठेका पर है, लेकिन वह कुछ तो, जहां कुछ नहीं मिल रहा था वह कुछ तो मिला, तो 5 साल शांत रहा, लगा कि सही है नीतीश बाबू। लेकिन उसको भी जो अस्थायी जो और आकांक्षाएं जग रही थी, तब वह उसके अंदर असंतोष भी पैदा हो रहा है। और सामाजिक न्याय कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि भी है, वाम आंदोलन के भी असर और प्रभाव है। इसको लेकर के जो जन असंतोष की गोलबंदी सामाजिक न्याय के माध्यम से जो होता है, और उसमें सौभाग्य दुर्भाग्य से जो लालू जी का जो खेमा है वह एक जातीय आधार पर बहुसंख्यक है। जो बहुसंख्यक है इसलिए सामाजिक न्याय को लेकर के गांव सुदूर गांव तक ये चीजें जाती हैं। जन असंतोष, बीच में सामाजिक न्याय, और पासमानदाओं का तो भी आंदोलन कुछ नहीं हुआ, कुछ शुरू किए हुआ था नीतीश जी के समय में, जो राज्यसभा मेंबर बने थे दो टर्म, हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो उनके नेतृत्व में जब बना था वो भी हो गया टाइप तब। और यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद के जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका भी यहाँ प्रभाव हुआ। तो जो गोलबंदी अब केवल माई समीकरण ही नहीं है, माई समीकरण का राजनीतिक आधार है, और इसके कारण जो दबाव है राजनीति में, सत्ता में बने रहने और सत्ता में काबिज होने। अंतिम में 2 सवाल आपसे और है, लेकिन एक लाइन में जवाब दे देंगे आप। एक तो नीतीश कुमार का अगले चुनाव में आप भविष्य क्या देखते हैं? दूसरा, इस चुनाव से संबंधित जो चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया है कि मतदाता पत्र का हर जगह जो है सो फिर से रिवोल्यूशन हो, उसका पुनरीक्षण हो, तो उस संदर्भ में आप क्या कहें? एक तो कि पहला जो आपका सवाल है कि अब कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, नीतीश बाबू को लगता है कि छोटका खिलाड़ी है, इनका दिमागों का तो काम नहीं करता, हम नहीं जानते हैं, न जानते हैं न हम विश्वास करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी भी कितना दिनों के हैं, 2005 में इनके मदद से खाली आए थे, तो 2005 से जो 25 में आया है और खेला कर रहा है, और खिलाड़ी भी सफल है। यह जूनियर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी के जाल में फंसल है। तो वह क्या होगा, और वह खिलाड़ी कह रहा, तो यह समझ है कि एकरा इस बार अबरिये बलि चढ़ा देना है, और उस बलि चढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश है कि त्रिकोणीय चुनाव का, जिसमें वो अवतरित हुआ है पीकेयू के नाम का आदमी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है राजनीति की, अब हम नहीं जानते हैं। बड़ा का तो त्यागी, तपस्वी, विद्वान और सब कुछ है, तो उसके का उपयोग हो रहा है चिराग उराग का, कि त्रिकोणात्मक राजनीतिक संघर्ष चुनाव में हो। और इसमें कितना अब ये होगा, अब हम तो वो जो आप लोग करते हैं चुनाव में क्या माने कुछ ओपिनियन पोल क्या क्या, हम उसमें हमको वरी कर दीजिए, लेकिन यही बिहार की राजनीति है। इसमें है अभी भी हमको लगता है कि सामाजिक न्याय के जो आधार हैं गोलबंदी के, वह और अभी जो ये चुनाव आयोग का जो काम आया, इसने और चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए। यह एक गोलबंदी का नया राजनीतिक आधार दिया है, और आधार इसलिए दिया है, उस पर हमसे फिर आप लोगों का जो विवेचना, विश्लेषण, विमर्श है, उससे हमको अलग रखिए, क्योंकि यह बहुत ही घातक कदम है। चुनाव आयोग कौन होता है, कौन है? यही संविधान बनाया है। संविधान जो बना उसमें हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रबंधन और संचालन के लिए जो संवैधानिक संकल्प लिए गए,
उस संकल्प के निर्वाह के लिए निर्वाचन की व्यवस्था हुई जनप्रतिनिधियों की, और उस जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जो चीजें तय की गई, ये कहता है संविधान के अनुच्छेद 324 में। अरे 324 में जो अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण के जो सिद्धांत जो की बात की गई है, वह किसके लिए की गई है? संविधान में जो बातें मौलिक अधिकार की चर्चा है, और मौलिक अधिकार की चर्चा में सबसे पहला अनुच्छेद 13 में जो चर्चा की गई है कि कोई भी ऐसा काम जो मौलिक अधिकारों को असंगत करता हो, जो उनका अल्पीकरण करता हो, ये कोई नहीं बोलेगा। अभी तक विपक्ष भी नहीं बोलता है। आई कहां से बेचारा, उसी के तो हत्या के लिए इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों की उपेक्षा है। यह संवैधानिक जो संकल्प हैं उसकी अनदेखी का कार्रवाई है। यह असंवैधानिक जो काम राजनीति में शुरू हुए हैं उसके प्रोत्साहन का कर्म है। यह अलोकतांत्रिक जो सोच और समझ है उसको और समृद्ध करता है। यह लोक शक्ति जो जनता की बड़ी आबादी है उसकी घेराबंदी की अब साजिश है, और यह समता मूलक समाज की जो राजनीति है इसको उसके पूरी तरह से इसके क्षय की को सुनिश्चित करता है। हमारे जैसे आदमी इसी नजरिए से देखते हैं, और इसका असर हमको लगता है कि बिहार में हो सकता है, होना चाहिए। हम बस चूंकि अभी इनके जो हो रहे हैं मतदाता सूची के निर्माण, अभी तक आप देखिए ना कि इस पर कोई स्पष्ट आदेश और निर्देश और कोई कार्रवाई चल रही है। अब तो आप ही के वो चैनल वाला कह रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा हो गया है। तुम जोगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, साक्ष्य भी लोग दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन कुछ अनाउंस करता है, जमीन पर कौन सी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, हम तो भोगिए रहे, हमारे साथ भी चीजें हो रही है कि अब कौन 3 दिन आया हमारे पास, कौन फार्म सही है, कौन फार्म गलती है, कई तरह का फार्म है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। वो तो अब महामहिम जो निर्णायक हैं, भाग्य विधाता, जो प्रशासकीय संस्था है, जो संवैधानिक रूप से प्रशासकीय है, वह संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं की उपेक्षा करता है। वह कभी भी किसी दिन संसद के निर्णयों की चिंता नहीं करता है, किसी दिन राष्ट्रपति से भी इसकी सांकेतिक भी सूचना और राय सलाह नहीं करता है। और पूरा आप लोग जो मिल करके इसको अलग एक संसदीय जो व्यवस्था लोकतंत्र की है, जो संवैधानिक मूल्य और मान्यताएं हैं, उससे अलग इसका एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद बनाने की। यह बड़ी साजिश है, और इसमें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के बचाने की बात होगी। अब तो लगता है कि पूरी तरह से गेंद जनता के ये में है, और जनता को यह बात लगती है भी हमको है कि यह अब इतना आसान भी नहीं है कि कुछ रेवड़ी वितरण करके, कुछ युवाओं का आयोग बना करके, बिजली माफी का कुछ बात करके, क्योंकि चीजें अब जमीनी स्तर पर बातचीत का विषय बन गया है। लोग बंदी करते हैं, घेराव कर रहे हैं। अब तो और चीजें थोड़ा सा और एक कदम अगर आंदोलनात्मक हो गया, तब 74 में हम लोग देखे हुए हैं, 74 में चुनाव में वोट मांगने पर घूमना बहुत स्वतंत्र कांग्रेसियों का पड़ गया था। बिहार में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो बहुत निश्चिंत से नहीं वोट मांगने जाते। वह दिन हम लोग देखे हुए हैं। अगर यह जन आंदोलन के रूप में, लेकिन उस पर हमको संदेह है, क्योंकि उसके लिए राजनीतिक स्पष्टता जरूरी है। वह बात कोई नहीं कर रहा। अगर वह करेगा तब बहुत भारी पड़ जाएगा यह चुनाव लोगों को। तो हम लोग अपना बात यहीं पे समाप्त करेंगे, और फिर चुनाव के समय में ज़्यादातर उम्मीद है कि मैं आऊँगा यहाँ पर और आपसे फिर मिलूँगा, और बाकी भी और लोगों से मिलेंगे, कुछ राजनीतिक लोगों से भी मिलेंगे, और उस समय पूर्ण रूप से और गहन तरीके से एक और इस पर जो है हम अपना प्रसारण करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना कि आपने हमको इतना समय दिया और इसी तरह से आपका काम भी आगे बढ़ते रहे। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही सुदृढ़ और सुदृढ़ तरीके से करते हैं काम। और अक्षय कुमार जी आपको हमने पहले भी परिचय करवाया था,
और फिर आपको हम इनसे मिलवाएंगे किसी दूसरे संदर्भ में और किसी दूसरे बातचीतों में। फिर इनके और भी जो कुछ काम है उसे भी हम आपको दर्शाएंगे और दिखलाएंगे कि क्या क्या इन्होंने क्या किया है, किस किस तरह से किया है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अभी और फिर आपसे जो है